नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान में अली खामनेई की मौत के एक सप्ताह बाद भी नए सर्वोच्च नेता का चुनाव नहीं हो पाया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के अगले नेतृत्व को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही खामनेई के बेटे मोहतबा खामनेई को संभावित नेता के रूप में खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि जरूरी नहीं है कि ईरान का अगला नेता लोकतांत्रिक ही हो। उनके मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि ईरान में ऐसा नेता हो जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम करे और अमेरिका तथा इजराइल के साथ बेहतर व्यवहार रखे। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं से भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो कई धर्म नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान की ओर से भी कड़ा रुख देखने को मिला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान इसके लिए तैयार है और उन्हें विश्वास है कि इस युद्ध में जीत हासिल कर सकता है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण को लेकर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही करेंगे। वहीं ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी कमी से जूझ रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा, पंजाब और सिंध जैसे कई इलाकों में लोगों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिल रहा है। कई जगह पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं और लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रही है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए हाई स्पीड पेट्रोल कीमत 335 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 321 प्रति रुपए लीटर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 35% हिस्सा ईरान से अवैध तरीके से आने वाले रास्ते सस्ते तेल से पूरा करता था। खासतौर पर बलूचिस्तान में लगभग 80% ईंधन की जरूरत इसी तेल से पूरी होती थी। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सप्लाई प्रभावित होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। पाकिस्तान के पास करीब 24 दिनों का ईंधन भंडार बताया जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया में फिलहाल स्थिति सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार देश के पास लगभग 74 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। वहीं दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। कीमत बढ़ने के बाद अब इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं के जेब पर असर डालेगा। बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर महंगे होने से लोगों में चिंता भी देखने को मिल रही है। एक महिला उपभोक्ता ने कहा है कि आज एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं और आशंका है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी और मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। निश्चित रूप से चिंता की बात है। पहले ही 7वें आसमान पर महंगाई और उससे जनता त्राहिमाम कर रही थी। ऊपर से इस तरह का प्राइस राइज अगर हुआ है तो जनता पर और बोझ बढ़ेगा। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। बहुत सारा पड़ेगा। अभी सिलेंडर बढ़े, कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएंगे तो हर चीज महंगी होती जाएगी। 60 रुपए एकदम से बढ़ जाना एलपीजी सिलेंडर पे, ये आम आदमी की जेब पर कितना असर डालता है इसका? और खासकर जो घरेलू महिलाएं हैं वो कई बार पैसे जोड़ के उसकी रखती हैं, इसके बहुत फर्क पड़ता है भैया। औरों के लिए लगता है कि ये 60 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत कुछ होता है। गैस की कीमतें बढ़ने से आम जनता परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल भी महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर करीब 60 रुपए महंगा कर दिया गया है। महंगाई की वजह से विपक्ष ने सरकार को भी घेरा है। गैस की कीमतें बढ़ने से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल भी महंगे होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद के प्रमुख सरकारी अस्पताल एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टर निर्धारित समय पर ओपीडी में नहीं पहुंचे, जिससे इलाज के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कई मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों के बजाय बाहर की दवाइयां लिखते हैं, जिसे खरीदना गरीब मरीजों के लिए मुश्किल है। अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तय है, लेकिन अक्सर वो 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास ही ओपीडी में पहुंचते हैं। इससे सुबह से लगे लाइन में मरीज परेशान हो रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ सकती है। कई मरीजों ने बताया कि सरकारी अस्पताल का उद्देश्य सस्ती और दवाई उपलब्ध कराना है,
लेकिन लापरवाही के कारण उन्हें मजबूरी में महंगी दवाई अब बाहर से खरीदनी पड़ती है। स्थानीय लोगों और मरीज स्वास्थ्य विभाग से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और मरीजों को अस्पताल की दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों के ससुराल के पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया होते हुए दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने की बात कही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रानी की शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि रानी को कई बार मारपीट कर प्रताड़ित किया गया। रानी की मौत की खबर मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसके बाद परिजनों ने शव को थाने में रखकर पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 5 मार्च को कंट्रोल रूम द्वारा सूचना करीब 11:15 बजे दी गई रात में कि राजपुर गांव है थाना बुढ़ाना के अंतर्गत, वहां एक संदिग्ध हालत में एक महिला की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी मौके पर तुरंत पहुंचे और वहां पर एफएसएल की टीम और बुढ़ाना तहसील के नायब तहसीलदार पहुंचे और पुलिस ने शव की कब्जे में लेकर नायब तहसीलदार द्वारा पंचाना भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। आज सुसंगत धाराओं में थाना बुढ़ाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक आवश्यक। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का जल्द ही आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। एयरपोर्ट को अब एयरड्रोम लाइसेंस मिल गया है, जिसे डीजीसीए ने जारी किया है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद एयरपोर्ट से हवाई उड़ाना का सस्ता हो गया है। बताया जा रहा है कि एरोड्रम लाइसेंस जारी करने से पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं और तकनीकी मानकों की विस्तृत जांच की गई थी। डीजीसीए की टीमों ने रनवे, एयर ट्रैफिक सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया था। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लाइसेंस जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा में बन रहा एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट में से एक माना जा रहा है। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। एयरड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद जल्द ही एयरपोर्ट के औपचारिक उद्घाटन की तारीख का ऐलान होने का उम्मीद है। उद्घाटन के बाद यहाँ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं दिल्ली में दवाओं की गुणवत्ता और स्टोरेज व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट दिल्ली ने राजधानी के होलसेल दवा बाजारों में छापेमारी और निरीक्षण अभियान चला है। इस दौरान 6 होलसेल दवा फार्मों की जांच की गई, जहां अधिकारियों ने दवाइयों की स्टोरेज व्यवस्था, रिकॉर्ड और खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि 6 में से 4 फर्म दवाओं के स्टोरेज और रिकॉर्ड से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही थी। कई जगह दवाओं की खरीद से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कुछ पैकेज ऐसे मिले जिन पर इंस्टीट्यूशन सप्लाई का निशान मिटाया गया था, जिससे दवाइयों की सप्लाई और बिक्री की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में इंसुलेशन दवाएं जब्त की है। इनमें से ड्रेसिव और अन्य दवाएं भी पाए गए हैं। वहीं यूपी के जनपद हापुड़ में शोषित क्रांति दल के पूर्व जिला अध्यक्ष केपी सिंह को नगर कोतवाली पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये कार्रवाई जब हुई जब केपी सिंह ने अपने ही साथ हुई वर्ष 2021 की पुरानी घटना में कार्रवाई न होने के विरोध में एमपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की थी। पुलिस ने सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। हाउस अरेस्ट की सूचना फैलते ही उनके समर्थक और पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उनके आवास पर जमा हो गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए घर के बाहर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर
नाराजगी जताई। समर्थकों का कहना था कि शिकायत दर्ज करने से लोकतांत्रिक अधिकार को रोकना अनुचित है। केपी सिंह ने बताया कि 2021 में उनके घर पर कुछ पड़ोसियों ने जबरन घुसकर उन पर हमला किया था और लूटपाट की थी। उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया और गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समर्थकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कर दिया गया। आज जो धरना पर सांकेतिक हमारा धरना प्रदर्शन था, ज्ञापन दे रहा था। हमारा धरना प्रदर्शन होता सिर्फ हमें ज्ञापन देना था, लेकिन 4 दिसंबर 2021 की घटना है। हमारे घर पर आकर दबंग वृत्ति के लोगों द्वारा 30-35 लोगों द्वारा घटना प्राणघातक हमला किया गया था, जिनमें हमारी महिलाओं पर, माता बहनों बेटियों के साथ गंभीर चोटें आई थी और भाई का टांग तोड़ दी गई थी, भतीजे का सर फोड़ दिया, जिसमें 14 टाँके आए थे। मुकदमा लिखा गया था, मुकदमा अपराध संख्या 516/21, लेकिन विवेचना जो मिली डॉक्टर तेज बिरज को मिली, लेकिन उन्होंने डॉक्टर तेज बिरज ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे मुकदमे से संदिग्ध धाराएं और अभियुक्तों के नाम निकाल दिए गए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब हम फैक्ट हमने कहा था कि बार बार हमें लोकेशन सीढ़ियाँ निकाल लीजिए, मोबाइल बरामद कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल का जो वीडियो बना रही थी हमारी भांजी वीडियो बना रही थी, उस मोबाइल को विशाल द्वारा डंडा मारते थे, लूट के ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ कार्रवाई। आज हमारा धरना प्रदर्शन इसलिए था कि भाई अब विवेचना माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा जो विवेचना चल रही है, उनके दिशा निर्देशों पर विवेचना चल रही है। सीओ स्तुति मैडम इसकी विवेचना कर रही है। हमारी पुष्टि जो थी कि विवेचना में जो हमने बताया था कि एफआईआर में आपका जो धरना स्थगित हुआ है वो क्या किस आश्वासन पर हुआ है? धरना जो स्थगित हुआ, हमारा सीओ साहब ने ये कहा है कि धारा जो 392 की वो बढ़ोतरी की जाएगी और विशाल की गिरफ्तारी आज की जाएगी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी फैक्ट के आधार पर बैठ लिया जाएगा। उसके बाद में विवेचक साहब को भी बुलाया जाएगा, एमपी कप्तान साहब के सामने आपको बुलाया जाएगा। अगर हमारे 7 दिन में हमें समय दिया गया, 7 दिन के अंदर हमारी ये कार्रवाई नहीं होती है, आज उसकी अरेस्टिंग और 392 की बढ़ोतरी, तो अगले 7 दिन में हमारा धरना माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आवास के बाहर किया जाएगा। नोएडा में थाना सेक्टर 113 पुलिस ने क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 मैच में सट्टा लगवाने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को इंडिया और इंग्लैंड के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेक्टर 113 इलाके की हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लेकर सट्टा नेटवर्क चला रहे थे। गैंग ने लगभग 1.5 महीने पहले ये फ्लैट लिया था और वहीं से सट्टा ऑपरेशन कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय सहगल, नवदीप, राजीव शर्मा, शलील सेठ और देव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट और 32 मोबाइल फोन और प्रिंटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें, पुलिस अब आरोपियों के बैंक खाते और पूरे सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ एक बड़ी सफलता है और आगे भी ऐसे मामले लगातार जांच की जा रही है। आज दिनांक 5/6 की रात्रि में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में क्राइम रिस्पांस टीम एवं 113 पुलिस स्टेशन के द्वारा एक जो क्रिकेटिंग बेटिंग ऐप के माध्यम से सट्टा लगा करके इंडिया इंग्लैंड मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे थे, उनका एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड के रूप में विनय सहगल नामक व्यक्ति है। अभियुक्त गणों के कब्जे से काफ़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और 3 बॉक्स लाइन और उनकी डॉक्यूमेंट्स आदि बरामद किए गए हैं, जिसके माध्यम से वो काफ़ी संख्या में लोगों के साथ बैटिंग करवा करके और लाखों के रुपयों में पैसों का आदान प्रदान किया करते थे। उनके जो उनके सदस्य हैं, अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। आज दिन फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।